अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। लेक्चर 1 है इसका। और जो है हमने ये एक नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हमारे चैनल पर, तो इंशाल्लाह इसको हम जो है बिल्कुल फुली पढ़ेंगे, वन बाय वन सेक्शंस को इंशाल्लाह। पहले देखिए, कुछ सवाल जो है वो भरते हैं जहन में सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट से कंसर्न के। कहीं पे इसका नाम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, कहीं इसको वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट पाकिस्तान मतलब वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 भी कहा जाता है। क्या सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, बलूचिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट, इन सब में क्या कोई फर्क है? क्या है लैंड खुद, क्या है रेवेन्यू, क्या है असेसमेंट, क्या है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, पार्टीशन क्या है, म्यूटेशन क्या है? इन सब को हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। मगर लेक्चर 1 में कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इन द कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 में डिस्कस है व्हाट इज रेवेन्यू। पहले हम बेसिक को देख लेते हैं कि सिंध लैंड रेवेन्यू एक इस खुद का स्कोप क्या है, इसका मकसद क्या है। खुद रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस। टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट की जो इनकम हो रही है, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है। जमीन, इस मतलब जमीन तो हमें पता है भाई क्या होता है, एक पोर्शन होता है दायरे किसी एरिया का। अब सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में वो जमीन वाला डेफिनेशन कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे सिंपल मतलब है एग्रीकल्चरल लैंड। देर आर वेरियस काइंड ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लैंड, देर इज कमर्शियल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, the site of village. These are the kinds of land, but in this act we are just going to discuss about agricultural land, and this act is merely related concern to that land. ये सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड पर ही ये कानून एप्लीकेबल है। हेड ऑफ दिस, बिसाइड्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी अदर लैंड। स्कोप पे आते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट? देखिए, स्कोप पे सबसे पहली चीज जो हम स्कोप में, इस कानून, इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के स्कोप में जो हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो देर आर वेरियस क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो कि टैक्स को कलेक्ट करेंगे। इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में सबसे पहला स्कोप इसका ये इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जिसको हम रेवेन्यू ऑफिसर्स कहते हैं, वो टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब वो कौन से क्लासेस हैं? सबसे पहले होता है, पहले तो प्रोविंस है, दायरे सिंध के कानून को हम डिस्कस कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट को। तो सिंध सूबा जो है, सिंध का प्रोविंस, सबसे ऊपर जो सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो तो दायरे सूबा खुद है। उसके नीचे, उसके बाद सबॉर्डिनेट है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, BOR, जिसको मैंने एब्रीविएशन के तौर पर लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है जुरिस्डिक्शन, इट इज इन होल प्रोविंस ऑफ सिंध। उसके बाद दूसरी क्लास है कमिश्नर, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से थोड़ा नीचे होता है, जिसकी जो है पावर डिवीजन पर होती है। कलेक्टर की डिस्ट्रिक्ट, कमिश्नर के बाद है कलेक्टर, जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, DC। याद रखिएगा, डिप्टी कमिश्नर जो आपका होता है वो कलेक्टर उसको कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। जिसकी जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड से कंसर्न कोई मसला क्रिएट होता है, कौन से मसले, वो डीके हम डिस्कस करेंगे। तो उन सबको सोल्व कौन करेगा? आपका डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर। डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर दोनों एक ही चीज है। उसके बाद जो उसके बाद जो क्लासेस है वो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 1 का, और दूसरा है, सॉरी, असिस्टेंट कलेक्टर। हाँ, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 2। असिस्टेंट कलेक्टर जो ग्रेड 1 का होता है हम उसको कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर भी इसको कहते हैं हम। और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का जो होता है उसको हम मुख्तियारकार कहते हैं। आपने सुना होगा मुख्तियारकार, तो वो एक रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल लैंड। तो अब ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का और 2 का, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन इट इज इन तहसील आपके, या सब डिवीजन या तालुका, ये तीनों एक ही चीजें। इन पर जो है इनों की जुरिस्डिक्शन होती है। ये कौन है? रेवेन्यू ऑफिसर। ये काम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं टैक्सेस को अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब दूसरा स्कोप। ठीक है भाई,
ये तो है, मतलब टैक्स तो कलेक्ट करते हैं, मगर किससे टैक्स को कलेक्ट करते हैं भाई ये? इट विल टेल अस, मतलब अब रेवेन्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा रिकॉर्ड जिसपे रेवेन्यू की बात की गई होगी और कहा गया होगा कि किस किस बंदों से हमें जो है टैक्सेस को कलेक्ट करना है, लैंड ओनर्स। इट विल टेल अस दैट फ्रॉम होम द टैक्स विल बी कलेक्टेड। तो किससे टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा? जाहिर है उन लोगों से कलेक्ट किया जाएगा जिनके पास जमीनें हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद तीसरा इसको भी इसका असेसमेंट, कि ठीक है भाई रेवेन्यू ऑफिसर्स टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड एक होगा जहां पे लोग मेंशन होंगे जहां जिन्हों से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाएगा, मगर कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा तो वो इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दी ऑन द बिहाफ ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट एक किस्म की जाएगी जमीनों के मुतालिक, और फिर देखा जाएगा कि कितनी जमीनें, जो एक जमीन है वो कितना कमाती है, and on the behalf of that they will assess the land revenue. It will be kind of a tax। और जो है फिर रेवेन्यू ऑफिसर, जो मैंने आपको क्लासेस बताई, वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होंगे क्या करेंगे, उस टैक्सेस को फिर कलेक्ट करते जाएंगे। अब आते हैं एक अहम सवाल की तरफ कि असेसमेंट, मतलब असेसमेंट खुद का, अगर जो हम सिंपल एक मीनिंग कहें, एग्जैक्ट डेफिनेशन कहें तो क्या होगी? असेसमेंट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पर्पज ऑफ टैक्सेशन। सही है? असेसमेंट क्या होती है? एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन करना फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। अब प्रॉपर्टी कौन सी? एग्रीकल्चरल लैंड, ये याद रखिएगा। मगर एग्रीकल्चर लैंड भी जो है किस्म की होती है, अब हम स्लोली स्लोली इन सब चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। समटाइम्स देयर कम्स अ चेंज इन असेसमेंट बाय पार्टीशन व्हिच इज देन सॉल्व्ड बाय आर्बिट्रेशन। कभी कभार जब हमने फॉर एग्जांपल कोई जमीन है जिस पे असेसमेंट हुई है कि अब उससे रेवेन्यू को हमने लेना है, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स को रेवेन्यू लेना है, टैक्स को कलेक्ट करना है। अब उस चीज के बारे में, मतलब कितना टैक्स कलेक्ट करना है, वो जाहिर रिकॉर्ड ऑफ जो रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है उसके अंदर तो लिखा होता है, ठीक है। मगर क्या होता है, कभी कभार पार्टीशन भी हो जाती है जमीनों की। पार्टीशन इस तरह के भाई शेयर हो गया, शेयर तक भाई इस तरह के बाप मर गया, अब बेटों के दरमियान जो है उस प्रॉपर्टी को शेयर किया जाएगा, तो फिर रेवेन्यू जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी जो है फिर चेंजिंग लाई जाती है थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन डिसाइड करता है कि भाई तीन जो बेटे थे इनको इतनी जमीन दी गई है, अब मतलब कौन सा बेटा कितने मतलब कितना टैक्स देगा, कौन सा बेटा कितना टैक्स देगा, और कौन सा बेटा कितना टैक्स देगा। तो पार्टीशन के बारे में भी बात करता है सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो ये भी एक स्कोप है इसका। इस सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर सर्वेज और बाउंड्रीज की बात होती है, जमीनों की सर्वे की जाती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल डायरेक्ट, मतलब एक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट करती है द सर्वे ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमीन के ऊपर जो टैक्सेस रेवेन्यू होंगे उनसे कंसर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर पहले तो है वो क्या करती है, नोटिफिकेशन देती है कि भाई रेवेन्यू ऑफिसर से आप जाएं, सर्वे करें और असेसमेंट करें, चाहे वहां पर एक सेटल करें एक अमाउंट जो कि मतलब टैक्स होगा और जो कि लैंड ओनर्स को पे करना होता है। तो उनकी उससे के मुतालिक सर्वे का जो डायरेक्शन होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देता है। वो कहता है कि जाएं, मतलब डायरेक्ट करता है जाएं किस मकसद के लिए, कि सेटल करें लैंड रेवेन्यू को, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। इस सब को हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है। और कहते हैं कि जाए रेवेन्यू ऑफिसर किसी और सिमिलर पर्पस के लिए, और उसके अलावा बाउंड्रीज को भी जो है फिक्स करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। बाउंड्री क्या होती है भाई? मेरी जो है फॉर एग्जांपल 4 5 6 एकड़ जो भी जमीन है, अब मेरी जमीन किसी और की जमीन से मिल ना जाए, इस वजह से अब उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कुछ बाउंड्रीज होती हैं। तो रोड जो होता है वो कभी बाउंड्री हो जाता है, कभी जो है वहां से रिवर गुजर रहा है, रिवेरियन बाउंड्रीज हो जाती है। कभी कभार जो खुद रेवेन्यू ऑफिसर जो वहां पर पत्थर बड़े बड़े रख देते हैं, which tells us that this is the limit of kind of land there। तो इसी तरह जो बाउंड्रीज भी डिसाइड की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये सब क्या हम डिस्कस करें, स्कोप, कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, और इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजों को हम जो है डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स। एरियर्स क्या होते हैं? देखिए, एरियर्स का मतलब होता है आपको आपकी जो जमीन है उस पर असेसमेंट तो हो गई, असेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि डिसाइड हो गया कि आपको कितनी पेमेंट करनी है टैक्स की, टैक्स की वसूली होगी आपसे, असेसमेंट तो हो गई। अब
जब ड्यू डेट आती है जहां पर आपको पेमेंट करनी होती है, पैसे देने होते हैं, टैक्स जमा करवाना होता है, यू डिफॉल्ट ऑन दैट डेट। अब जब आप डिफॉल्ट करते हो तो फिर इसका मतलब है अब अरियर्स जो है वो तैयार है आपके लिए, मतलब अब आपको जो है वो, मतलब जब आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो फिर क्या किया, मतलब अब वो अरियर्स बन चुके हैं, मतलब यू आर इन डिफॉल्ट। तो जब आप पैसे नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो अब उस उनको क्या क्या कहा जाता है, अरियर्स। ठीक है। अरियर्स मींस लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू होता है which remains unpaid after the due date on which it becomes payable। एक अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके अंदर कि सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, जमीन जो होती है, जमीन पे किसकी जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या रेवेन्यू कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है। तो इससे मुतालिक बड़े इश्यूज हैं, मगर सिंपल आंसर सिंपल इसका ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, on those agricultural land there is only the jurisdiction of revenue courts, याद रखिएगा। उसके अलावा साइट ऑफ विलेज हो गई या कहीं रेजिडेंशियल इलाका है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज दुकानें वगैरह हो गई जहाँ पर जो है कारोबार सेलिंग होती है, तो ये सब जो भी विलेज मतलब जो लैंड्स हैं उस पे जुरिस्डिक्शन किसकी है, सिविल कोर्ट्स की। तो ये एक सिंपल सा फर्क है। मगर एग्रीकल्चरल लैंड्स में भी कुछ काम दिए गए हैं, एक रेवेन्यू कोर्ट सिर्फ उन काम से मुतलिक जो है, मतलब उस उन काम से मुतल्लिक कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसके अलावा हेड ऑफ दैट रेवेन्यू कोर्ट्स हैव नो एनी जुरिस्डिक्शन। कौन सी भाई, कौन से काम एग्रीकल्चर लैंड से मुतल्लिक, एक काम की एंट्री रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर एंट्री की जाएगी कि किसकी कितनी जमीन है, जो फिलहाल जमीन है उसका कौन ओनर है, म्यूटेशन, सब चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो इसका इसकी एंट्री जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में की होगी। अब अगर जो उस एंट्री से मुतल्लिक कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो जुरिस्डिक्शन किसकी होगी, रेवेन्यू कोर्ट्स की। असेसमेंट जो होगी उससे मुतलिक मसला रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करेगी। पार्टीशन, सर्वे एंड बाउंड्री सब डिस्कस किए हैं हमने। इससे मुतलिक कोई भी मसला होगा उनको डिसाइड कौन करेगा, रेवेन्यू कोर्ट्स। मगर अगर उसी एग्रीकल्चर लैंड्स या साइट ऑफ विलेज से या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लैंड से कंसर्न अगर कोई टाइटल का मसला क्रिएट हो जाए, मतलब किस कौन ओनर है एक्चुअली, ओनर कौन है भाई, टाइटल किसके पास है एक्चुअली, ओनरशिप किसके पास है, किसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उससे मुतल्लिक अगर जो कोई मसला क्रिएट हो जाए, भले वो एग्रीकल्चर लैंड क्यों ना हो, फिर किसकी जुरिस्डिक्शन क्रिएट होती है, वो होती है सिविल कोर्ट्स की। सिर्फ सिविल कोर्ट्स वहां पर जो इंटरफेयर कर सकती है। हेड ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑफ दिस, रेवेन्यू कोर्ट्स हैव नो एनी पावर और जुरिस्डिक्शन, सिंपल। इसके अलावा मतलब टाइटल के अलावा एग्रीकल्चर लैंड से मुतलिक जो भी मसला होगा वो सब रेवेन्यू कोर्ट जो है वो सॉल्व करेगी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एनी लैंड, मतलब रिकॉर्ड अगर एग्रीकल्चर लैंड से कंसर्न अगर से कोई एग्रीकल्चर लैंड से कंसर्न कोई मसला है या साइट ऑफ विलेज से कंसर्न कोई मसला है, रेजिडेंशियल या जहाँ पे रिकॉर्ड्स में मेंशन करना होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, आर का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये यार ये रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर डिस्कस बताया जाता है कि किसकी कितनी जमीन है, कौन ओनर है, ये सब। तो अब साइट ऑफ विलेज से उसके बारे में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी से कंसर्न अगर जो कोई भी चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में या एग्रीकल्चर लैंड से बारे में कंसर्न कोई भी चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जिससे मुतलिक मेंटेनेंस का कोई मसला क्रिएट हो जाता है, तो भले वो कौन सी भी जमीन हो तो वहां पर जो है जुरिस्डिक्शन किसकी क्रिएट होती है, रेवेन्यू कोर्ट्स की, सिंपल। डिटेल में ना जाए, बस सिंपल इतना समझें, एग्रीकल्चर लैंड से मुतलिक कोई भी मसला होगा रेवेन्यू कोर्ट सोल्व करेगी। उसके अलावा कोई भी जमीन है उससे मुतलिक जो जो भी मसला क्रिएट होगा उसको सिविल सिविल कोर्ट्स जो है वो सोल्व करेंगी। मगर अगर जो एग्रीकल्चर लैंड से कंसर्न कोई टाइटल का मसला क्रिएट हो जाता है तो फिर उसको सिविल कोर्ट्स जो है डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाइयों। हाउ लैंड रेवेन्यू विल बी पेड, मतलब कैसे, ये मतलब पैरामीटर क्या है, कौन से पैरामीटर हैं, कौन से थ्रेशोल्ड हैं कि कहें कि इस ये जो बंदा है जिसके पास इतनी फिलहाल जमीन है इसको इतना रेवेन्यू पे करना है, इतना लैंड रेवेन्यू पे करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, उसका सिंपल आंसर है लैंड रेवेन्यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द नेट प्रोड्यूस इनकम, कि वो जमीन कितना कमा के देती है, सिंपल। जितना ज्यादा नेट प्रोड्यूस इनकम कमा कर देगी उतना वो जो है व्हाट वी कैन से लैंड रेवेन्यू जो इस पे फॉल करता है। एक मैं आपको चले देता हूँ एग्जाम्पल।
यहाँ पे एग्जाम्पल लिख तो नहीं सकता यार, देखते हैं इंशाल्लाह कुछ हो जाए। चले, एक जमीन है सिंध के अंदर और दूसरी है बलूचिस्तान के अंदर। अरे वो तो गायब हो गया यार, ये मसला होगा अभी, सकते हैं ना। चले, एक जमीन है जो कि सिंध में है सपोज करें। छे, ये क्या हुआ है यार। और दूसरी जो जमीन है वो है सपोज करें बलूचिस्तान में। यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक बंदा है जिसके पास जमीन है 10 एकड़ सपोज करें, जो कि सिंध के अंदर है। और दूसरा बंदा है जिसकी जमीन है बलूचिस्तान के अंदर है, और वो है भाई कितनी, भाई सपोज करें कितनी कहूँ, चलो 20 एकड़। तो इतनी सी जमीन है, ठीक है। एक बंदे के पास 20 एकड़ जमीन बलूचिस्तान के अंदर, दूसरे के पास 10 एकड़ बलूचिस्तान सॉरी सिंध के अंदर। अब बताएं कौन जो है वो लैंड रेवेन्यू ज्यादा पे करेगा। लगता तो ऐसा है कि ये बंदा, मगर अब मसला ये हो गया, सपोज करें कि ये जो इसकी 10 एकड़ जो जमीन है वो ज्यादा जो है वो जरखेज है। 10 एकड़ की 10 एकड़ जरखेज है और वो कमा कर देती है। मगर यहाँ पे जो 20 एकड़ जिस बंदे के पास जमीन है वो सारी एग्रीकल्चरल नहीं है। एग्रीकल्चरल तो है, मगर एक जो है बैरिन जमीन है, दूसरी जमीन जो है वो कमा कर देती है। दूसरी मतलब इस हिसाब के 10 एकड़ जो है बैरिन है, बाकी 10 एकड़ जो है वो उसको कमा कर देती है। मतलब वहां बहुत जरखेज है, सिंपल। अब बताओ कौन लैंड रेवेन्यू ज्यादा पे करेगा। दोनों के पास 10 एकड़ 10। अब सपोज करें कुछ ऐसा मसला हुआ है कि ये जिसके पास 10 एकड़ जमीन है सिंध के अंदर, सिंध की जमीन जबरदस्त है, आपको पता होगा। बलूचिस्तान के अंदर थोड़ा मतलब पत्थरों वाला इलाका है, जाबलू इलाका है, जिसको बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज द मेस, देयर इज द प्रॉब्लम सो कॉल्ड। अब क्या हुआ भाई, इस बंदे के पास जो 10 एकड़ है उसके 1 एकड़, 1 एकड़ जो है वो कमा कर देता है इसको 50 मन। सपोज करे वहां पर जो है वो कॉटन जो है उसने लगाई हुई है, कॉटन का है क्रॉप्स। अब उस कॉटन जो है उसका 1 एकड़ देता है उसको 50 मन तक का कमा का देता है उसको। और 10 एकड़ जो है तो अब कितना होगा दायर, 500 500 मन। अब जो 500 मन जो है वो कमा कर देता है इसके जो है क्या कहें 10 एकड़। और यहाँ पर सपोज करें इस बंदे के जो है वो 10 एकड़ जो है, इसके जो 1 एकड़ उसको कमा कर देता है 30 मन। कितने भाई, 30 मन, ठीक है। तो अब जो है इसका 1 मन उसको कमा कर देता है तो एक जो एकड़ है उसको कमा कर देता है 30 मन। और 10 जो होंगे, मतलब 10 एकड़ जो है उसको अब कमा कर देते हैं डायरेक्ट कितना, 300 मन, ठीक है। अब बताएं कि कौन लैंड रेवेन्यू ज्यादा पे करेगा। जाहिर है, लगता तो ये है कि ये बंदा पे करेगा और यही पे करेगा ज्यादा लैंड रेवेन्यू। मगर अब भी एक्चुअल जो कि डेफिनेशन खुद जो बता रही है, जो कि आंसर जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली लैंड रेवेन्यू अभी तक पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी एक्सपेंसेस रहे हुए हैं। एक्सपेंसेस को हम निकालते हैं। सपोज करें इस बंदे ने, जो कि सिंध के अंदर 10 एकड़ जमीन रख रहा है, इस बंदे ने जो खर्च किया इस 10 एकड़ को, 10 एकड़ पे कॉटन को उगाने में, उसका खर्च था 1 लाख रुपीज। कितने, 1 लाख रुपीज, ठीक है। यार लिखने में बहुत तकलीफ है। चलो 1 लाख रुपीज। और इस बंदे ने खर्च किया सपोज करें 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इसने खर्च किया 1 लाख रुपीज, और जब ये 500 मन जो जब उसने सेल किए तो उसको अब जो है नेट प्रोड्यूस नहीं के प्रोड्यूस जो है जमीन की वो कितनी मिली, सपोज करें 5 लाख रुपए। कितनी मिली भाई, 5 लाख रुपए। क्या 50 लाख नहीं, सॉरी, 5 लाख रुपए जो इस बंदे को मिले सपोज करें। और यहाँ पे इस बंदे ने जब 300 मन को सेल किया तो इसको भी मिले 5 लाख रुपए, ठीक है। ये है इसकी प्रोड्यूस, किसकी, इस बंदे की जो सिंध में जमीन रख रहा है। और ये है 5 लाख रुपए प्रोड्यूस किस बंदे की, जो कि बलूचिस्तान में अपनी जमीन को रख रहा है। अब कैसे पता चले कि कौन लैंड रेवेन्यू ज्यादा पे करेगा मेरी जान। अब यहाँ पर सिंपल आंसर ये है, देखें।
अब इससे आप माइनस करोगे कि इस बंदे का एक्सपेंस कितना था, खर्च कितना था। तो 5 लाख से जब हम 1 लाख रुपए काटेंगे तो कितना बचा, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अब ये 4 लाख रुपए, अब क्या ये क्या है, ये नेट प्रोड्यूस इनकम। नेट प्रोड्यूस इनकम है कि टोटल इस बंदे का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 4 लाख रुपए। और इस बंदे को देखिए तो 5 लाख रुपए में से 2 लाख तो उसकी एक्सपेंस था, वो निकल गया। अब कितने बचे, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपीज जो है वो अब पे करेगा। कौन, मतलब कि पे करेगा मतलब पे नहीं, प्रॉफिट इसका। इसका प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3 लाख रुपए। और इस बंदे का जो प्रॉफिट है या नेट प्रोड्यूस दोनों का, इसका जो है वो 4 लाख रुपए। अब अब मुझे बताएं कि लैंड रेवेन्यू ज्यादा कौन पे करेगा, तो जाहिर है वो बंदा ज्यादा पे करेगा जिसकी नेट प्रोड्यूस इनकम जो है वो ज्यादा हो। प्रोड्यूस इनकम नहीं बोल रहा हूँ, प्रोड्यूस इनकम ये थी। जब इसको हमने एक्सपेंस से काट दिया तो आंसर आया 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अब नेट प्रोड्यूस इनकम 4 लाख रुपए इसकी है, सिंध वाले बंदे की, और 3 लाख रुपए इस बंदे की, बलूचिस्तान वाले की। तो अब जब इस सिंध वाले बंदे ने 4 लाख रुपए नेट प्रोड्यूस कमाए तो ये लैंड रेवेन्यू ज्यादा पे करेगा और ये कम पे करेगा। तो ये है सिंपल तरीकेकार कि कौन जो है वो कितना नेट प्रोड्यूस पे करेगा। तो गैस ये सिंपल था इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ, प्रिलिमिनरी। इस प्रिलिमिनरी के अंदर, अब यहाँ से जो ये स्टार्ट होता है सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसकी जो बेसिक स्कोप बुनियाद मैंने आपकी बना दी है। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1, शोर टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए शोर टाइटल मतलब इस कवानीन, इस एक्ट का शोर टाइटल क्या होगा, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट। मगर इससे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कहीं पर वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 भी उसका नाम है। आरी बात समझ क्या, वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट। कहीं पे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, कहीं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, कहीं सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, कहीं बलूचिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 थे। अब फर्क क्या है, इन सब में फर्क क्या है, और वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट क्यों क्यों कहा जाता है। देखें, जब मतलब 1971 से पहले, 1971 से पहले, इसका जो नाम था वो था वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट, क्योंकि उस वक्त दो सूबे थे पाकिस्तान के। कौन सा, एक था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद क्या हुआ, 1971 में दोनों आजाद हुए। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ। वेस्ट पाकिस्तान को आज हम एक्चुअल जो है ये पाकिस्तान है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान, जो कि वेस्ट पाकिस्तान था कभी। और ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, जिसको शेख मुजीबुर रहमान आजाद करके ले गए। आदि बात समझे। तो उस वक्त इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो कि 1967 में बना था। अब तक इसका नाम वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट रखा हुआ है, इन्होंने चेंज नहीं किया। मगर अब हुआ ऐसा है कि सूबों ने अपने हिसाब से चेंज कर दिया नाम। हर सूबे ने अपना अपना नाम रख दिया है। कोई इसको कहता है, पंजाब वाले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट उन्होंने नाम रख दिया है, सिंध वालों ने सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, और बलूचिस्तान वालों ने बलूचिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट। इससे हमने क्या रख दिया, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967। अरे बात समझे। तो एक्सटेंट क्या होगी, तो जाहिर है पंजाब का होगा, तो पंजाब पूरा एक्सटेंट है उसका, मतलब कहाँ पर उसकी जुरिसडिक्शन, मतलब वो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्या उसकी लिमिटेशन हैं, लिमिट कितनी है उसकी। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट की लिमिट सिंध में है, सिंध उसकी एक्सटेंट है, पंजाब पंजाब उसके अलावा। तो हम इसके अंदर सिर्फ सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करेंगे, और सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट पंजाब बलूचिस्तान सब एक ही है, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वो कभी वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट था। अब वो सेम ही है, बस नेम चेंज हुए। ठीक है। और अब जो कमेंसमेंट जो है, कमेंसमेंट वो तब से हो गई थी जब से बना है वो, 1967 में। सेक्शन नंबर 2, पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसुटेड देयर टू, सर्टेन प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्टेन एरिया। कहता है कि कुछ कुछ मतलब एरियाज ऐसे भी होंगे जहां पर, मतलब कौन से एरिया, सिंध सूबे के अंदर कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहां पर ये रेवेन्यू एक्ट के कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि कौन कौन से वो एरियाज होंगे जहां पर यहाँ इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट।
सर्टेन लैंड्स आर एक्सक्लूडेड एज आई हैव सेड ऑलरेडी। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ जो है वो एक्सक्लूडेड है। कौन सी एक्सक्लूडेड है? जो कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल लैंड आपको मैंने बताया, आपको मैंने जो रेजिडेंशियल लैंड या साइट ऑफ विलेज के ये लैंड, ये जमीनें जो है वो दायरे इख्तियार सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं आते, ये इससे बाहर है। इसके अंदर सिर्फ हम एग्रीकल्चरल लैंड्स की बात करेंगे, सिर्फ उस पर अप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 और 3 में डिफरेंस क्या था? ये डिफरेंस ये था कि सेक्शन 2 में लैंड पर जो जमीनें हैं, मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल है, मगर उसके कुछ प्रोविजंस को छोड़ के, मतलब कुछ प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी पूरा सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट उस जमीनों पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 3 में ये बात करता है कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो जिन पर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं। तो थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज। हियर द टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share this my video and channel both. In the coming lecture, lecture 2, inshallah, we are gonna discuss about the definitions. Don't forget, again I'm saying, don't forget to like, subscribe and share my this video and channel both.